तो बेटे अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट प्रॉब्ली आप सब ठीक हो गए। अल्लाह सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्त दे, ईमान भरी जिंदगी और दुनिया और आखिरत में अच्छा मुकाम दे। ओके, नहीं बेटे अब स्टार्ट करते हैं। आज सुबह क्लास हुई थी। वी हैव फिनिश्ड द पेपर which was from June 21 to 1 variant. Now today we have to start from the 2 variant. ओके, ठीक है। और तो मैंने कहा था कोशिश कीजिए कंप्लीट हो जाए। शायद कईयों ने किया हो या नहीं हुआ हो, या मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ होना, क्योंकि यू all are also occupied among other subjects as well. Start करते हैं बेटे, ठीक है। So this is the same paper जो पाकिस्तान में ऑफर किया जाता है, ठीक है। 505422 वेरिएंट मई जून 25। अब इसमें कितने पे ये था कितने पे नहीं था वो देख लें अभी, या एंड में देखते हैं, कोई टाइम पहले लग गया। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ साइड ऑफ अ वर्टिकल स्केल दैट इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटीमीटर, टाइम ये है। A video recording of the fall shows the position of the ball on the scale every 0.10 second. 0 पे 0.10 सेकंड के बाद it travel 5 सेंटीमीटर, 0.20 के बाद and 20 सेंटीमीटर and so on. ठीक है। On figure 1, plot a distance time graph for the ball, draw a straight line. ठीक है। उसने हमें कहा कि स्ट्रेट लाइन आप बना दें इसके अंदर। कर तो लो। अच्छा जी, बेटे हमारे पास अगर देखें तो फर्स्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग 0 पे 0 आ रही है। ओके, 0 पे बेटे हमारे पास फर्स्ट आ गया, 0 पे 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड 0.10 सेकंड के बाद इट मूव 5, ठीक है। 0.10 सेकंड में बेटा ये 10 है, तो 5 शुड बी 2 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। देन 0.20 सेकंड के बाद इट मूव्स 20, 0.20 सेकंड में दिस टेबल 20 है, देन 0.30 सेकंड में 44, दिस इज 40, 42, 44 इज हियर। देन हमारे पास सॉरी देखना पड़ा 44, देन 0.40 78, 0.40 पे 78 हो गया, ये हो गया बेटा 8, ये दिस इज 78, ठीक है। देन हमारे पास 0.50 पे 123, 120, 122 एंड दिस इज 123। अब उसने कहा हुआ कि हमारे पास ड्रॉ सुटेबल हो गया जी। हमारे पास उसने फर्दर किधर गया यार, draw the suitable line. Okay, so this is actually a curve which is being formed here. तो बेटे कर्व के लिए हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो कुछ ये वाली चीज बन रही है। ओके, ठीक है। ये पॉइंट में भी बेटे उसके ऊपर आता हो, लेकिन अब वो मेरा सॉफ्टवेयर है। ओके,
ये अच्छा लाइन पेपर में वेट भी मैं कवर करूँगा। ये आपका जो वो हाथ है ना इस तरफ होना चाहिए जब ये लाइन बना रहे होते हो। या आपका हाथ इस तरफ नहीं होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए अंदर की तरफ। कर्व के अंदर की तरफ हाथ होगा तो आपका कर्व ईज़िली बन जाता है। ठीक हो गई? ओके ये हो गई। उसके बाद कह रहा है बेटा इसकी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल बिटवीन 0 टू 0.4 सेकंड 40 सेकंड 0.40 सेकंड में डिस्टेंस व्हिच इज़ बीइंग ट्रैवल्ड दैट इज़ दिस वन व्हिच इज़ 78 इज़ इट 78 ओके। तो हमारे पास कैलकुलेट है, कैलकुलेट मैंने कहा था जब भी बेटे जी आएगा आपने फ़ॉर्मूला लाज़मी लिखना है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ दूसरे से क्योंकि मेरे पास है कोई नहीं स्टैंड जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है? तो बेटा एवरेज स्पीड मैंने उसी हाथ से पकड़ा, उसी हाथ से पढ़ा रहा हूँ। एवरेज स्पीड जो है दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है? तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? दिस इज़ 78 दिस इज़ 78 नीचे कर 78 ओवर 0.40 और ये शायद 195 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद describe how to use a graph in figure 1.1 to determine the speed of the ball at time t equal to this one. How you determine or use a graph. अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसका मतलब इस टाइम पे हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका बाद में टेंजेंट लाइन का हम ग्रेडियंट लेंगे, ठीक है? यानी 0.40 सेकंड में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे टू द कर्व, फिर उसका आप क्या करोगे आप ग्रेडियंट लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास होना चाहिए प्लॉट a tangent line to the curve at t equals to 0.40 second and get its gradient to define speed, ठीक है? To determine स्पीड। बेटा 1 मार्क तो होना चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने का और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है? और दूसरा हमारे पास उसका फिर आपने स्ट्रेट लाइन जो आ रही है उसका ग्रेडियंट लेना। As as the ball falls, the acceleration of ball decreases and eventually becomes 0 before reaching the ground. अगर एक्सेलेरेशन डिक्रीज करती जा रही है इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्राफ कब होता जाना है एंड बिकम जीरो यानी कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी ना हमारे पास। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग व्हाई द एक्सेलेरेशन डिक्रीज एंड व्हाई इवेंचुअली बिकम्स जीरो। अब फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं बेटे? एक तो इसका डाउनवर्ड वेट लग रहा है जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इसमें क्या है अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, ड्यू टू व्हिच रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी वो डिक्रीज करती जाएगी एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो बिकॉज व्हेन डाउनवर्ड वेट इज बीइंग इक्वल टू द अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? नाउ 3 मार्क क्वेश्चन है। तो पहले का लिखो हमारे पास डाउनवर्ड वेट जो होगा वेट remain constant by W equal to mg
but upward air resistance increases with an increase in speed, which therefore reduces the resultant force and becomes zero. ठीक है, when weight equals to air resistance। ठीक हो गया बेटे, हमें एक नंबर तो वेट का होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज करना चाहिए विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड, इसका मार्क लाजमी होना चाहिए। फिर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स विच रिड्यूसेस रिजल्टेंट फोर्स एंड बिकम जीरो। अब या तो रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर एक मार्क है, एक नंबर डाउनवर्ड वेट का होना है और एक नंबर अपवर्ड वेट का। वेट क्या शायद डाउनवर्ड इसमें मार्किंग की में ना लिखा हो इसका, ठीक है हमारे पास, लेकिन ये चीज को रियलाइज करना कि अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस थी और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड, जिसके रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर गई है। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू and becomes zero when downward weight is equal to its okay। मैं डाउनवर्ड वेट नहीं लिखा बिकॉज मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ऊपर, मैंने अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस में लिखा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए वो दोबारा दोबारा मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन बेटे जीरो हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फिर क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और हमारे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड का होगी तभी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद जीरो, सॉरी विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं ग्राफ must be a straight line। ठीक है, with constant constant positive gradient बस। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट जब मैंने लिख दिया इसका मतलब वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो बिकॉज पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता। ठीक हो गया। सो इसमें वेट क्यों मेंशन किया है बेटे, वेट तो हर जगह हमारे पास आ रहा होता ना। ठीक है, वेट तो हर जगह, वेट क्यों चीज नीचे आ रही है, अगर सिर्फ एयर रेजिस्टेंस से लगता जा रहा है फिर नीचे क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब वेट ज्यादा था एयर रेजिस्टेंस से, वेट कांस्टेंट था। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा था उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने से, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब डाउनवर्ड वेट अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप मेंशन करो अब आई डोंट नो इसकी जस्ट एक मिनट, इमामा मैं देखता हूँ बेटे आपने क्या स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के कोई टेक्निक मैंने बता दिया था बेटा, हाथ अंदर से फॉर्मूला का मार्क होगा इन कैलकुलेशन। कैलकुलेट में बेटा फॉर्मूला अगर एक नंबर का हो ना फिर उसकी बेटा A1 मार्किंग देता है, A1 मार्किंग के अंदर एक्यूरेसी का मार्क होता है, उसमें बात का नहीं दिया होता। लेकिन जहां कैलकुलेट नजर आ गया मेरा बेटा फॉर्मूला लाजमी लिखना है आपने। ठीक है, जहां फॉर्मूला नजर आ गया आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, होता है बिल्कुल मार्क। उसके बाद हमारे पास ये बता दिया था tangent specific because I have never seen it in the marking scheme। मिनाहिल कर्व ग्राफ का बेटे हमारे पास अगर निकालना है इस टाइम पे, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड पे वो चला गया, तो ये तो टेंजेंट को यार हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मार्किंग स्कीम देख लेंगे, मैंने अभी ये पेपर अभी निकाला।
दिस पेपर 2 था ना। अच्छा, मार्किंग स्कीम में सामने गोलू मेरा ध्यान पड़ जाता है फिर उसके नाम पे। तो मुझे ऐड टू, ओके, देख लेते हैं बेटा। बेटे क्यों नहीं मेरा बेटा, ये देखें, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस वन। ठीक है ना? है ना? ये हमारा 195 टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ठीक है, मेंशन एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स, एक नंबर, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स होगी, बता दिया। एयर रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करती है। एयर रेजिस्टेंस आउटपुट फोर्स इंक्रीजेस एज स्पीड इंक्रीजेस। इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू वेट, लेकिन वेट का वैसे नहीं लिखा उसने, यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट, बिल्कुल 100% ठीक लिखा हुआ बेटे। सर बट एट 0.4 वाली स्ट्रेट लाइन कैन वी सिंपली राइट ग्रेडियंट फॉर्मूला विदाउट ड्राइंग टेंजेंट? नहीं बेटे, नहीं। क्यों नहीं यार? इधर ही है, उसने बेटे टाइम दे दिया हुआ है। ठीक है, और उसने क्या लिखा हुआ कि एवरेज स्पीड निकालें, उसने कहा स्पीड, और ये अगर मैं सही पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस इंस्टेंट पे। ये उस तरह स्पीड आप जिस मोटरवे पे जा रहे होते हो, वो स्पीड गन सामने से फेंकते हैं, लेजर से गाड़ी की स्पीड डिटरमिन कर लेते हैं, ये वो वाली स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पे स्पीड जो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, बट 0.4 वाली स्ट्रेट लाइन में बता दिया मैंने। इसमें वेट क्यों मेंशन किया? वेट हमेशा मेंशन बेटा, वेट उसने कहा फोर्सेस। मैं तो ये देखता हूँ फोर्सेस कह दिया है, तो फोर्सेस लग कौन-कौन सी रही हैं? एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स आनी है, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन चेंज होनी है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलेरेशन 0 आनी है। ठीक हो गया? अच्छा, कैन वी राइट स्टार्ट स्लैंट लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट। बेनिफिट ऑफ डाउट पे बेटे हमारे पास जो एरिया बेटे दे सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास स्लोप का वर्ड हो तो फिर भी होता है। स्लैंट लाइन हमारे पास टेक्निकली फिजिक्स में इतना है, स्लोप के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है जवेरिया सर, ओके गॉड। अच्छा, उसके बाद हम अपने केस लॉजिक से वेट कांस्टेंट मेंशन किया। ओके बेटे, बॉल है ना, क्या वो आइस का बॉल ऊपर से नीचे आता जा रहा है, एयर पार्टिकल हिट करते जा रहे हैं, वो आइस पिघलती जा रही है हमारे पास, और ये है। तो हमारे पास नॉर्मली बॉल जो ऊपर से आ रही होती है, बॉल के हमारे पास कौन से कान वान होते हैं जो बेसिकली टूट के नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। बॉल का हमेशा वेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना? बॉल का हमेशा वेट, वॉल्यूम वेरी कर सकता है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से, लेकिन वेट हमारे पास कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ बॉल्स उसके अंदर जितना हो उतना ही हो। ठीक हो गया? व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डाउट? बेनिफिट ऑफ डाउट मेरा बेटा जैसे ये जो था कि वो स्लांट का वर्ड। अब स्लांट का वर्ड मेनली पॉजिटिव स्लैंट का वर्ड में से ये भी स्लैंट बनता है, ये भी बनता है, यानी कि सारे स्लैंट, ये इसका स्लोप का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब बच्चे को उस टाइम वर्ड यूज़ नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्सप्रेस करना शुरू ठीक है, लग रहा है उसके जो माइंड के अंदर है कौन सा, वो ठीक लग रहा है। तो उसपे मार्क पे बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी जहाँ पे डाउट आ जाएगा एग्जामिनर को कि बेसिकली बच्चा कहना क्या जा रहा है और काफ़ी हद तक वो ठीक लग रहा है उसको, तो फिर मार्क मिल जाएगा। सो वर्ड उस टाइम नहीं ना मिल रहा हो। हाँ, अरे ईसीएफ मिलता है बेटा, एरर कैरी फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको तो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, अच्छा जी, फिगर 2.1 शोज, ठीक है, shows a forklift truck used to lift load. Okay. When lifting the load, the electric motor on the forklift truck has useful output power of 600 watts. ठीक है, define power. This is the energy transferred per unit time या work done per unit time. वर्क डन, जब भी देखो एनर्जी होगी तो वर्क हो सकता है, वर्क हो ही नहीं सकता बेटे जब तक एनर्जी नहीं होगी। क्योंकि हम प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट और ना डिस्ट्रॉय, तो ट्रांसफर होती क्यों है? वर्क करने से ट्रांसफर होती है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क करने की कैपेबिलिटी आप में है, और आप उस अगर एनर्जी से वर्क करोगे तो वो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म until unless we do work on it. So we can write
This is the work done or energy transferred per unit time is power. Energy transferred, ठीक है, ये वर्क पर यूनिट टाइम इज दिस वन। एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 70%। कैलकुलेट द इनपुट पावर। अब कैलकुलेट से 2 मार्क। फॉर्मूला मैंने कहा जहाँ कैलकुलेट नजर आ जाएगा फॉर्मूला लाजमी लिखना है आपने। ठीक है। फोकलिफ्ट हैज यूजफुल आउटपुट पावर दिस वन। हमारे पास एफिशिएंसी जो होगी दिस यूजफुल पावर आउट या आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट। एफिशिएंसी 70%, 70 ओवर 100। अब यूजफुल पावर आउट कौन सी बेटे हमने ये निकालनी है? नहीं, इनपुट पावर यूजफुल पावर आउट 600 वाट ऊपर गिवन है, इसको कैलकुलेट कर देना यार, मेरे कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। पावर इन हमने देखनी है। ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो 0.7 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी इन की वैल्यू हो जाएगी 600 ओवर 0.7। तो मुझे आप जवाब दोगे तो पता चल जाएगा मुझे। आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, कैलकुलेटर नहीं नजर आ रहा करीब करीब मेरे। अपनी जगह पे होता तो बिल्कुल। आंसर बताओ जल्दी से। राफिज आप भी बता दो यार। 857, ओके गॉट, थैंक यू बेटे। शेरियार कह रहे हैं 857.14 आ रहा है। तो मैंने कहा वी नॉर्मली राइट इन 3SF, तो 857 लिख दिया मैंने। अगर 857 आया तो मार्किंग हुई 860 होना है। ठीक है। ओके, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू मिर्जा मुनसिफ एंड हाशिरा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट में द फोक लिफ्ट ट्रक लिफ्ट a load with a mass of 50 kg through a vertical distance of 2 point, what is the work done? अब यहाँ पे वर्क डन क्या है? दिस इक्वल टू गेन ऑफ ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी। नहीं माहिन आपका गलत आ रहा बेटे, आ नहीं सकता इतना, क्योंकि नीचे 0.7 है, आप 7 की कर लो। ठीक है। अब बेटे हमारे पास 7 से भी नहीं आएगा। वर्क डन हमारे पास क्या होगा? दिस इज इक्वल टू गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटे, दिस इज इक्वल टू mgh। ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हाइट का मतलब ये हाइट दे दिया गया। मैथ की वैल्यू बेटे हमारे पास 50 है, जी की वैल्यू 9.81 है। कैलकुलेट आप लोगों ने करना है, हाइट 2.3 आ गया, आंसर हमारे पास 1130। थैंक यू आशिरा, 1130। तो वी कैन राइट 1.13 टाइम्स 10 टू रेज पर 3। ठीक है। अगर 1130 भी लिख लोगे वो भी ठीक है। और इब्राहिम कह रहे हैं 1127 आ रहा है, तो 1127 अगर लिखते हैं तो 27 हो गया, तो 1.13 ही लिखा जाएगा, टाइम 10 पर 3 है। ठीक हो गया। ठीक है बेटे। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू लिफ्ट द लोड। ठीक है। अब टाइम के लिए हमारे पास क्या होगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अच्छा, अब वर्क डन तो पावर आउटपुट हमारे पास दे दी गई विच इज 600 वॉट यूजफुल पावर जो है। ठीक है। सो दिस इज हमने टाइम हमने टाइम निकालना। टाइम को पहले सब्जेक्ट बना दूं, वर्क ओवर पावर। तो दिस फर्दर इक्वल टू वर्क की वैल्यू आई है हमारे पास 1.13 1 1127 ये आ रही थी हमारे पास। और हमारे पास पावर है रही है 600 वॉट। जी बेटे, आंसर 1.87 1.87 873 कह रहे हैं लाइबा, लेकिन 1.83 इब्राहिम 1.8 अब्दुल रहीम। ओके ठीक है बेटे। हमारे पास वर्क समझा दिया था मैंने।
बेटे वर्क देखो, ये मेरा बेटा, ये देख हमारे पास ये मैथ हो गया। ये क्या वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? हाइट होता है ना। अगर मास है तो जी की वैल्यू एक्ट हो रही, तो एम जी हो गया डाउनवर्ड, यानी वेट उसका डाउनवर्ड कह रहा है, चीज़ आपके हाइट पे लेके आ जा रहे हो, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा? लिफ्ट करने में वर्क डन जो है गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो एम जी एस से हमारे पास आ गया, एम ये हो गया, जी हो गया, हाइट ये हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है? बेटा मुझे तो जो आंसर 1.88 आ रहा है, बेटा 1 मिनट, मुझे ना आप जो मेरे पास 1.88 ओके, ठीक है। ओके बेटे। बेटे ओवरऑल वैल्यू जो आ रही होगी 1.8987, क्या-क्या आ रही है अब? आपको कह रहे हैं 1.87 है, ठीक है, इसका कुछ नेक्स्ट होगा 1.8833 आ रहा है, तो 1.88 लिखा जाएगा, ठीक है बेटे, ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू थर्मल एनर्जी एज लोड इज लिफ्टेड टू अ फोर्कलिफ्ट ट्रक। हमारे पास अब वो कौन-सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो कि हम मोटर में से पास करनी, मोटर ने इसको लेके जब ऊपर जाना है ना वो, ठीक है? इलेक्ट्रिक मोटर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक है तो हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द मोटर, ठीक है? तो हमारे पास हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एंड इन रेजिस्टिव पार्ट ऑफ लिफ्ट, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर बस। एयर रेजिस्टेंस में हमारे पास कोई खास एनर्जी है हमारे पास जो अगर तो 1 मीटर तक हो ना, तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस कोई खास होता नहीं, लेकिन ये हमारे पास 2.3 मीटर तक लिया हुआ है। 1 मीटर तक वैसे ही हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं ए लेवल के प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो थोड़ा-सा अगर एयर रेजिस्टेंस पे कोई बच्चा लिख देता तो दैट उम, शुड बी कंसिडर्ड एज़ करेक्ट इवन, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज़ करेक्ट इवन, ठीक है? इफ वी से फ्रिक्शन इज़ बीइंग कॉज्ड ड्यू टू लिफ्टिंग, बेटे फ्रिक्शन बताओ ना मेरे बेटा किसके अंदर आ रही है? फ्रिक्शन नो डाउट आ रही है यहाँ पे हमारे पास, जब ये मूव करती है, ये चेन मूव करेगी नीचे तो ये ऊपर लेके जाएगा ना, और इस चेन को ड्राइव कर रही होती है हमारे पास मोटर ही। ठीक है? तो आप लिख सकते हो फ्रिक्शन इन रेजिस हीट इज़ प्रोड्यूस्ड टू करंट एंड इन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड टू करंट, और बेहतर करते हैं, करंट टू मोटर एंड बिटवीन एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पार्ट्स ऑफ मोटर, पार्ट्स ऑफ लिफ्ट लिख दो या मोटर लिख दो, ठीक है? ओके दोनों। सर अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोटर नहीं बेटे, कान वो तो यूज़फुल एनर्जी है तभी द लोड हमारे पास कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स, ठीक है? सो थर्मल एनर्जी इज़ डिसिपेटेड, हाँ, मार्क मिल जाएगा इसमें, मार्क मिल जाएगा, काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिहाज़ लिहाज़ से देखूँ तो इतना बेहतर नहीं, लेकिन बेसिकली मार्क मिलता है। तो वर्क हमारे पास अब्दुल रहीम, व्हेन वर्क इज़ डन टू लिफ्ट द लोड, थर्मल एनर्जी इज़ क्रिएटेड बाय द मोटर एज़ इट डज़ वर्क, दिस इज़ करेक्ट। थर्मल एनर्जी इज़ लॉस्ट बाय द मोटर, क्योंकि यूज़फुल नहीं है, क्रिएट, चलो ठीक है, मार्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है बेटे। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया हम। फिगर 3.1 इज़ अ फ्लैट टायर ऑन अ कार।
The tire needs to be lifted. Okay. The force exerted by the flat tire on the road is 1350. The area of the flat tire in contact with the road is this one. Calculate the pressure exerted by the flat tire on the road. तो प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू F ओवर A होता है. तो P इक्वल्स टू F ओवर A हो गया. ठीक है. अब हमारे पास हमने प्रेशर निकालना है. फोर्स की वैल्यू दे दी है 1350. बेटा कैलकुलेट कीजिएगा. एरिया 0.0070. 192. अब्दुल रहीम ने लिखा 192,857.1429. ओके, थैंक यू जी. तो हमारे पास वी कैन राइट 1.93 टाइम्स 10 टू रेज पर 5. ठीक है. अच्छा, अगर आपको ना समझ आ रहा हो ना बेटे कैसे स्टूडेंट वर्क में चेंज करना है, तो एक ईएनजी का बटन होगा. ईएनजी का बटन आपके उस पे क्या कहते हैं, सेल क्या था, कैलकुलेटर पे होगा. उसको दबाओगे ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा पावर ऑफ 10 में. तो 1.9 टाइम्स 10 to 5 बिल्कुल मेरा हल ठीक है. इसमें ये नो 2 एसएफ में एटलीस्ट मार्किंग की में लिखा हो तो दिस इज एज पर मार्किंग इट शुड बी करेक्ट देन. ठीक है. ओके. उसके बाद है एयर इज पंप्ड इनटू द टायर टू इन्फ्लेट इट. जब एयर पंप की जा रही है और नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. ठीक है. This increases the pressure inside. The force exerted by the tire on the road does not change. Force same है. State how the area of the tire in contact with the road changes. ठीक है. अगर हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो रहा है, फोर्स वो कह रहा है बेटे कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास होता है P इक्वल्स टू F ओवर A. ठीक है. अब वो क्वेश्चन में खुद मुझे कह रहा है कि ये हम प्रेशर क्या ज्यादा कर रहे हैं और फोर्स क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. तो एरिया क्या होगा फिर, वो डिक्रीज होगा बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना. ठीक है. तो हम हाउ द एरिया ऑफ द टायर इन कॉन्टेक्ट, तो एरिया हम लिखेंगे डिक्रीजेस. ठीक है. एरिया डिक्रीजेस एज P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर कांस्टेंट फोर्स. फोर्स कांस्टेंट क्या दी हुई उसने. ठीक है ना, फोर्स क्या दी है, फिर इसको लिखने की फर्दर जरूरत नहीं है. उसके बाद हमारे पास इनसाइड द इन्फ्लेटेड टायर a particle of air collide against the walls of the tire. Define momentum. It is the product of mass and velocity of the particle. ठीक है. अब पार्टिकल है ना उसका, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of particle. प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of particle. ठीक हो गया. अच्छा. Using ideas about momentum, explain why there is a force on the wall of the tire as the particle collide with it. ठीक है. क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज होता है, हमारे पास फोर्स तो चेंज हो, मोमेंटम पर में टाइम है. तो जब हमारे पास जाके पार्टिकल कोलाइड करता है तो वो बाउंस बैक होता है. ठीक है. अगर बाउंस बैक हो तो वेलोसिटी चेंज हो गई है, हमारे पास कोई डायरेक्शन चेंज होती है, मोमेंटम चेंज हो गया. और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पर टाइम हमारे पास क्या होता है, वो फोर्स होती है. नाउ दिस इज टू मार्क क्वेश्चन. ठीक है. तो हम पार्टिकल कोलाइड, वेलोसिटी एंड व्हाई दिस अ फोर्स, पार्टिकल रिबाउंड बैक या बाउंस बैक resulting a change in the direction, velocity, and hence
ठीक है? पर यूनिट टाइम व्हिच डिफाइन्स फोर्स, क्योंकि फोर्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, इज द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है? तो पार्टिकल जब भी कोलाइड करता है, तो बेटे उसके बाउंड बैक हुआ है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी ना। देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज की वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है? मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? दिस इज में हमेशा क्या होती है? फोर्स होती है। ठीक है? तो 2 मार्क क्वेश्चन था। 1 नंबर हमारे पास ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, सारे ठीक थे और फर्दर फोर्स के कॉन्सेप्ट से आपने इसको लिख दिया। As the car moves, the temperature of the air inside the tire increases. The increase in temperature causes an increase in the pressure of the tire, क्योंकि हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूएंस ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम ड्यू टू द रेट ऑफ increase of their speed or momentum. Use ideas about particle explain why the pressure increases. ठीक है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस फ्रीक्वेंसी of collision with the walls increases. ठीक है? Kinetic hence frequency of the wall increases per unit time. बस ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम भी लिखनी, बस इतना ही, बस। ठीक है? पूरा मार्क बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसको इस तरह कह लो, या स्पीड ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो हमारे पास इसका मतलब फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, चाहे इस फॉर्म में। ठीक है? अम, मिनाहिल तुम्हारा अपना इतना ऊपर जा चुका है बेटे, हमारे पास पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी है, तो ठीक लिखा आपने। So if we simply write that due to high temperature particles start to collide more often, तो frequency of collision मेरा बेटा वही चीज है, with the wall causing pressure वही वही चीज मैंने लिखी है बेटे, जो आप मैंने काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस से, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर ही होता है। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी अगर मेंशन ना करें तो मार्क डिडक्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ना करो तो आप स्पीड कर दो। मैंने तो इसलिए किया है बेटे, टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो याद करो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? मोमेंटम ज्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स ज्यादा हो जाएगी, चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स ही होती है ना पर यूनिट टाइम। फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, चाहे उस तरह करना। ठीक है? बात क्लियर होगी? जब भी बेटे टेम्परेचर ज़्यादा करेगा ना वो, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी है तो स्पीड ज़्यादा कर दो। स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लूइड का वर्ड यूज़ कर दो, या कह लो कि हमारा मोमेंटम ज़्यादा हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो गया, फोर्स ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा हो गया। क्या इस फॉर्मेट में आप लिख लें आंसर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्वेश्चन 4 के अंदर, A sound wave from a vibrating tuning fork is displayed on a oscilloscope shown figure 4.1. The sound wave is detected using a microphone. Describe the motion of the air particles as the sound wave passes from the tuning fork to the microphone. यहां से ये, अब ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है? ये टू एंड फ्रो जब वाइब्रेट करता है राइट और लेफ्ट पे, तो ये एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर को कंप्रेस और रेयरफाई करता है, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, दे आर मूविंग एडवांसिंग फॉरवर्ड टू द माइक्रोफोन। ठीक है ना? तो हमारे पास हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, यानी वो बताना है हमने।
तो हमारे पास कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस are produced due to vibration of tuning fork, ठीक है, in the adjacent layers of air, ठीक है, due to vibration of tuning fork, ठीक है, compressions and rarefactions are produced in the so particles vibrate parallel to the compressions and motion of, yeah, parallel to the motion of wave लिख लें, ठीक है, motion of wave। अच्छा, मेरे पास ना, अब मैं दोबारा बेटे, पहली चीज तो जब ये राइट पे जाएगा तो ये कंप्रेस करेगा, ये लेफ्ट पे जाएगा तो रेयरफाई करेगा। मैंने कहा जब ये वाइब्रेट करता है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगी इन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर ड्यू टू वाइब्रेशन। जो अब ड्यू टू वाइब्रेशन ना भी लिखता तो फिर भी ठीक था, मैंने अभी लिख दिया, चलो अब लिख चुका तो मैंने उठाया नहीं। सो कंप्रेशन रेट फ्रैक्शन होगी तो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, कंप्रेशन की वजह से राइट पे चलेगा, रेट फ्रैक्शन लेफ्ट में। पार्टिकल वाइब्रेट, क्योंकि इसमें मेंशन के मोशन ऑफ पार्टिकल लिखना था, पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, मार्क इस चीज का होना चाहिए सेकंड, ठीक है। अब आप लोग लिखा हुआ कंप्रेशन, बेटा ये ट्यूनिंग फोक जब दोबारा ये राइट पे गया तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है, ये ट्यूनिंग फोक जब लेफ्ट पे जाएगा ये वाला तो यहाँ रेट फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। दे वाइब्रेट पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव अलोंग द कंप्रेशन रेट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनाहिद, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट में हमारे पास फिगर 4.2 shows the trace on the oscilloscope when tuning fork vibrates। हमारे पास the frequency of sound is constant state। What is meant by frequency? This is the number of complete waves per unit time। बेटे पर सेकंड ना लिखिएगा, पर सेकंड गलत है, गलत होता है, आपके सिलेबस में भी पर सेकंड गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जनरेटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम का वर्ड होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ waves generated by a source या passing through a reference point, ठीक है, passing through a point per यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, पर यूनिट टाइम मार्किंग से पर सेकंड लिखा हुआ बकवास, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बेटे ये लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। पर सेकंड में तो मार्क नहीं लेना चाहिए बेटे। अब ये मार्किंग स्कीम से हमारे पास कौन फोर्थ क्वेश्चन है ना, नहीं, इतनी कंप्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन रेफर इन पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, नहीं बेटे पर सेकंड बी वन मार्क मेथड का दिया हुआ। हमारे पास बेटे पर यूनिट टाइम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अब हम सिलेबस को ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी का ये तो हो गया जीसीएससी का, हमारे पास ओ लेवल का।
वेव्स में बेटे, अगर आपको ये फोर्थ लाइन नजर आ रही है, इसको या मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ये मैंने फोर्थ पॉइंट में इसको, ये बेटा ब्लेंडर देखें कैम्ब्रिज के आप लोगों ने, ये मैंने आपका सिलेबस 26 का खोला है। ठीक है, डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी एज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या वेव्स भी लिख सकते दैट पास अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम लिखा है, पर सेकंड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वेव नहीं बेटा, वेव लिखो हुआ बिल्कुल ठीक है, वेव बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होती है, वो उन साहब ने उस टाइम वो उसको ठीक कर दिया, नो ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन बेटे आपने हमारे पास पेपर में अब क्या लिखना है, बीइंग इट, आपने पर यूनिट टाइम लिखना है। ठीक है, आपने पर यूनिट टाइम ही लिखना है, पर सेकंड नहीं लिखना है, क्योंकि वी डू नॉट डिफाइन स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड नहीं कहते, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम कहते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है वो ज्यादा है, इसमें क्योंकि मार्किंग स्कीम में कई चीजें होती हैं जो वो हम चेक कहते हैं, बी जेनरस विद द स्टूडेंट्स, उसको ऐसे कोई चीजें इसने ये लिख दिया तो ठीक कर दिया जाए। ठीक है, ये सिलेबस है बेटे, ये सिलेबस कंटेंट्स हैं, और है भी पर सेकंड गलत ही है वैसे, सही से कहूं, लेकिन उसने ठीक कर दिया यहाँ पे पर यूनिट टाइम ने। सर स्कूल टीचर सेज राइट वेवलेंथ नॉट वेव, बेटे एक वेव की जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ ही होती है, जरूरी नहीं है लिखना, जरूरी नहीं है लिखना। अगर आप लिख देते हो तो ठीक है बेटे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो आ रही है वो ये है। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो नंबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम होता है। पिछले पेपर में आज हमने किया भी था इसका क्वेश्चन शायद, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम से। ठीक हो गया, ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम बिल्कुल लिख लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है बेटे, द ट्रेस शोन ऑन फिगर 4.2 इज प्रोड्यूस इन दिस वन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, ये 1 2, दिस इज 2.5 वेव्स, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही हैं हमारे पास, इतने टाइम में। तो एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, एक वेव का जो टाइम होता है वो हमारे पास यानी इतनी वेव्स कंप्लीट हुई 0.05 सेकंड, हमने निकालना क्या है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। हमारे पास वेव्स विच आर कंप्लीटेड हियर, दिस इज 2.5 वेव्स एंड टाइम इज 0.050। तो हमारे पास आंसर 50, थैंक यू जी, 50 हर्ट्ज कह रहा हूँ। थैंक यू जी वेरी, अब्दुल रहीम लाइबा राफे। ओके, next, a student near the tuning fork observe the trace and listens to the sound. He notices that the amplitude of sound decreases. Amplitude अगर decrease कर रहा है, इसका मतलब ये है कि loudness कम हो रही है। ठीक है, हमारे पास state how the sound heard by the student change. loudness कम होती जा रही है उसकी, faint होती जा रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास loudness decreases या sound becomes feeble, become feeble होगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट में क्वाइट बिल्कुल ठीक है, मोमिना वो भी ठीक है, क्वाइट वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आया था। ठीक है, बिल्कुल क्वाइट बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही हो गया। हमारे पास लाउडनेस एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी नहीं है। The tuning fork is replaced by a new tuning fork that produces a sound wave of half the frequency. The control on the oscilloscope are not changed. उसी तरह ही है। On figure 4.3, draw the trace obtained with the new tuning fork. The trace obtained with the original tuning fork is shown. ये ऑलरेडी शो किया हुआ है। हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी हाफ होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है? अगर हाफ द फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर हाफ होगी तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। ठीक है? तो हमारे पास टाइम पीरियड इज डबल्ड। ठीक हो गया? अगर टाइम पीरियड डबल हो गया हमारे पास और उसमें कंट्रोल ओके। बाकी कोई और द कंट्रोल्स ऑन ऑसिलोस्कोप आर नॉट चेंज, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड जितना शो किया ये आपने ये चेंज नहीं होना। तो मेरे पास वेवफॉर्म जो बनती है वो क्या बनेगी? वो ये बन गई। ये एम्पलीट्यूड बेटा चेंज नहीं होना। पहले जितनी देर में एक वेव कंप्लीट हो रही है, उतनी देर में अब आधी वेव कंप्लीट होगी, ठीक है? ये ये ठीक हो गया? अच्छा जी, हमारे पास यानी 1.25 वेव कंप्लीट हो जाएँगी उसी टाइम के अंदर, ठीक है? पहले 2.5 वेव्स कंप्लीट हो रही है ना 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? आप कितनी कंप्लीट होंगी वो आपने करना था बस, ठीक है? ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखता हूँ बेटे आपने जो कहा मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा-सा कर लूँ उसको क्वेश्चन को। Figure 4.4 shows three adjacent wavefronts of the sound wave and the wavefronts move towards the gap in the wall created by an open door. Okay. Another student standing at P of the other side of the wall hears the sound. On figure 4.1, 4.4, draw the three wavefronts after they pass through the gap. ठीक है? अच्छा रईसा बेटे मैं अभी बता दूँ मैं जो अपने सवाल मैं अभी करवाता हूँ बेटे, अगर नहीं समझ आया तो ठीक है? मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया वरना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास डायग्राम ठीक बन सके। यानी कि वी नीड टू कीप इट कांस्टेंट। ओके। इसके बाद दरमियान में एक वेव फ्रंट यहाँ पे बन रही है, ठीक है? उसने कहा हमारे पास ड्रॉ 3 वेव फ्रंट्स। अब ये फ्रंट्स अब ये अभी पास ही कर रही है, ठीक है? तो इसको तो इतना नहीं लेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट थोड़ी-सी हमारे पास सर्कुलर शो कर दोगे। समझ आ गई थी मैंने क्यों वो लाइन ड्रॉ की थी ताकि मेरी डायग्राम ठीक बन सके। ये नेक्स्ट वेव फ्रंट मेरी ये होगी। नेक्स्ट वेव फ्रंट मेरी ये वेवलेंथ शुड बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक हो गया? ज़्यादा ऊपर चली गई। क्या हो गया? ठीक है। 3 कहीं हुई आप 4 भी बना देते हो क्योंकि ये एम्बिगुएट
की है, ठीक है? हाँ, बेटे उसने क्या क्वेश्चन 3 है, 4 बनाओगे मारेगा नहीं बेटे, ये अभी इसमें मार्किंग में आने नहीं, ये प्योर फिज़िक्स में आती है, ये आपको मार्क इस चीज़ का मिलना है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है? अब मेरे पास जो राफ़े आपने भेजी है, ठीक है, पहले भी भेजी थी, मैंने वही वही देखनी बेटे। इस लाइन का मार्क नहीं होना बेटे, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ कांस्टेंट है। मैंने आपके सामने क्यों डायग्राम बना रहा था, इसलिए बना लाइन लगा रहा होता हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है ना हमेशा इसके अंदर। अब ये देखो, ये वेवलेंथ ये होगी, दूसरी ये वेव फ्रंट से ये बनी थी ना। 2 वेव फ्रंट्स में डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है। अगर ये कांस्टेंट रहता है तो इसको एक्सटेंड करो ज़रा, ये। मेरी वेवलेंथ सेम आ रही है ना? ये देखो ये मैं जान के ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मैंने कहाँ पे रखी है, बी की पोज़ीशन कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है ना बिल्कुल, यहाँ वेव फ्रंट बनती थी, ठीक है? यहाँ वेव फ्रंट बन रही है। इसी को आप आगे लेके चलते तो आगे भी आपको इसी तरह बनती जा रही है, देख लो, एक ही जगह पे। मेरी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनी हुई है। लेकिन अब ये ओ लेवल है, तो बेटे इसका मार्क नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा हुआ आफ्टर पासिंग से अबाउट टू पास थ्रू ये है, ठीक है? तो इन 3 के मार्क मिलेंगे आपको मार्किंग के मुताबिक। कोई बच्चा दरमियान में नहीं बना रहा, उसका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरे पास जो ये अभी आया है, ठीक है? मोमना ने भेजा और हमारे पास अहमद, ये तो गलती है। ए, आपकी वेवलेंथ ही कांस्टेंट नहीं है। राफ़ी आपने वेवलेंथ कांस्टेंट आपने यहाँ से एक वेव स्टार्ट की ये वाली, फिर आपने दूसरी वेव फ्रंट यहाँ से पी से स्टार्ट की हुई, तीसरी वेव फ्रंट ये स्टार्ट की हुई, आपकी वेवलेंथ से आपको मार्क तीनों मिल जाएँगे। ठीक है? तीनों मार्क मिल जाएँगे, ठीक है? और ये भी ठीक है बेटे। मोमिना आपकी भी ठीक है। We should draw 3 wavefronts of equal distance. They should be equal distance away from each other. रीज़न क्या है कि वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है जब डायफ्रैक्शन हो रही होती है। वेवलेंथ शुड बी केप्ट कांस्टेंट, यानी कि ये जितना डिस्टेंस है ना ये इफ दिस इज़ लैम्ब्डा 1 है, ठीक है? लैम्ब्डा 1 है। वही डिस्टेंस बेटे यहाँ होना चाहिए, देख लो। वही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ लैम्ब्डा 2, ठीक है? दिस इज़ लैम्ब्डा 3। इट शुड बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, यहाँ पे लिखिएगा, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी लैम्ब्डा 1 इक्वल्स टू लैम्ब्डा 2 इक्वल्स टू लैम्ब्डा 3। दरमियान में लाइन आ रही है, प्योर फिज़िक्स में मार्किंग की हमें दी हुई, नहीं दी हुई, इसलिए में तो ये इसमें बना हाँ, लेकिन हमने आफ्टर पासिंग थ्रू 3 लाइन्स कहीं, तो मैंने आफ्टर पास करने के बाद 3 लाइनें बना दी हैं, ठीक है? अगर आप 4 बना दोगे मारेगा नहीं बेटे, बना दो आप, गलत नहीं है, उसने एट कहा हुआ 3 लाइन, तो आप 3 बना के कोई बच्चे ने 4 बना दिए, कोई गलत होगा? अगर आपकी ये फिज़िक्स ठीक है, कर्व आ रही हैं और डायफ्रैक्शन स्प्रेडिंग नज़र आ रही है एग्ज़ामिनर को, तो मार्क पूरा होता है बेटे। स्टेट द नेम ऑफ process involved as a wavefront passes the gap and reaching P। ये तो डायफ्रैक्शन है, ठीक है? So this is डायफ्रैक्शन, ठीक हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, आसान मार्क लेंगे। क्वेश्चन 5 के अंदर आगे, a student sets up the circuit shown fig 5.1 to measure the resistance of a length of wire. The circuit contains 4 identical cells, 1 2 3 4, ओके। बेटे हमारे पास इससे आंसर क्या है, ये करंट डिस्ट्रैक्शन ड्रॉ कर रहा है ये भी। अगर ये 1.5 का एक तो 3 वोल्ट ये बन रहा है, और यहाँ इनका करंट इससे जा रहा है 3 वोल्ट ही है, लेकिन इस सर्किट में करंट तो पास नहीं करना कोई भी, क्योंकि ईएमएफ ओवरऑल सर्किट की क्या हो जानी है, वो 0 हो जानी है। ठीक, अच्छा, पूछा क्या हुआ देख लेते हैं, उसने कह दिया हमने कर दिया। कह रहा है कि द स्टूडेंट फाइंड दैट both meters read 0 when the switch is closed. This is because the circuit shown figure 5 is not suitable for the measurement. अच्छा, एक तो इसने ये एमीटर भी जो लगा दिया वो सीरीज में लगा दिया है। यानी कि सॉरी पैरेलल में लगा दिया। इसका मतलब इस वायर में से करंट पास ही नहीं करना। अगर सपोज़ यहाँ पे इसको पॉज़िटिव कर दें, इसको नेगेटिव, अब करंट अगर पास भी इस तरह करता है,
तो करंट बेटे इसमें से पास करके चला है ना इस तरह, ये। और वोल्ट मीटर जो हमारे पास है, ये वैसे ही सीरीज में लगा दिया। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही इन्फिनिट होता है, इसमें करंट पास कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्राइब ऑल द चेंजेस टू द सर्किट फिगर 5 दैट आर नीडेड सो दैट द meters produce reading that can be used to calculate the resistance. Okay, resistance तभी आएगा R equal to V over I से वोल्टेज का। वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करो इसके क्रॉस, क्यों? क्योंकि उसने कहा वायर के क्रॉस, लेंथ ऑफ वायर के क्रॉस हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। और एम मीटर इसकी जगह रिप्लेस कर दो। एक तो हम इनको आपस में रिप्लेस कर दो, वोल्ट मीटर की जगह एम मीटर लगा दो, एम मीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा दो। और दूसरा, बैटरी ये जो हमारे पास लगे हैं दो सेल जो हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, इनकी टर्मिनल रिवर्स कर दो बैटरी, ठीक है। एक तो हमारे पास हो रहा है reverse the polarity of one of the battery, ठीक है। पहला एक तो ये होगा 2 नंबर का। दूसरा, change swap, थैंक यू, ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड था। swap the connectivity of voltmeter and ammeter, ठीक हो गया? ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ गए बेटे, दोनों को रिवर्स करना नहीं, एक को रिवर्स करना ना, दोनों को क्यों? ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ठीक है। एक बैटरी में 2 सेल लगे हैं, इसका करंट इस तरफ जा रहा था, इसका ये जा रहा था। दूसरा करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये लड़ाई हो जाएगी ये तो। तो करंट अगर एक ही डायरेक्शन में चेंज करना है, इसको आप सिर्फ चेंज कर दो। इसको चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास पहले क्या है बेटे, इस तरह लगे हुए हैं ना ये। इसको आप क्या कर दो, ये कर दो, ये लो। अब इस तरह कर दोगे तो ये ठीक हो गया। अब ये ठीक है, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव जो है ना, इधर ले आओ, तो ताकि सारे एक ही डायरेक्शन में करंट को ड्रॉ कर सकें। द सेल्स शुड बी अरेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है, मिल रहा है। आई वॉज नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली बट विल लेट गेट मार्क, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा बेटे, बिल्कुल सही मिल रहा है, ठीक है। रिवर्स ऑफ पोलैरिटी का वर्ड यूज होता है इस काम के लिए। अच्छा, उसके बाद फिगर 5.2 shows a current voltage graph for a 9.0 centimeter length of wire P, okay, and for a different length of the same wire with the same cross-sectional area, Q हो गया। Calculate the resistance of 9 centimeter length of wire। अब ये क्या करंट है, ये वोल्टेज है। हमारे पास हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V ओवर I होता है बेटे, R इक्वल्स टू V ओवर I। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इसका ग्रेडियंट लेके उसका इन्वर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे वोल्टेज होता, यहाँ पे करंट होता, तो डायरेक्ट इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता। अब क्योंकि करंट वर्टिकल में है, वोल्टेज हॉरिजॉन्टल में है, तो ग्रेडियंट लेंगे तो वो क्या आएगा, आई और वी आ जाएगा। जबकि हमारे पास आई और वी किसके बराबर, 1 ओवर आर के बराबर होता है। तो आर लेना है तो वी ओवर आई, या तो ग्रेडियंट लेके उसका इन्वर्स लो तब भी हो जाएगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। आर इक्वल्स टू वोल्टेज की वैल्यू कोई एक वैल्यू ले लो, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ का रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेडियंट कांस्टेंट ही आता है, यानी अगर मैं ले एंड वाली वैल्यूज लोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये 6 आ रही है वोल्टेज की, ये वैल्यू आ रही है 0.8, ठीक है। आप अंदर वाली लेनी है, अंदर वाली ले लो बेटे, अब ये ले लो कि वो भी आंसर ठीक आ जाएगा। सो दिस इज 6 ओवर 0.8, 60 ओवर 8, 7.8,
7.5 ओम आ गया बेटे। या फिर कोई बच्चा क्या होता है, दिस 1 ओवर ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ले ले। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो 1 ओवर ग्रेडियंट पे अगर लेते तो हमारे पास आना था 0.8/6। तो आंसर ये आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू लाइव एंड ऑफ है। नेक्स्ट में बेटे हमारे पास आ गया, एक्सप्लेन वेदर लाइन क्यू is obtained with a length of wire that is longer or shorter than 9 cm। whether line Q, लाइन क्यू के हमारे पास करंट ज्यादा जा रहा है, यानी इसी 4 के ऊपर देखो, जब 4 वोल्ट है, इसमें करंट हमारे पास कम पास कर रहा है, 0.5 कुछ आ रहा है, और इसमें हमारे पास 0.8 पे जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर करंट ज्यादा जा रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट लिया हुआ हमने। ठीक है, तो हमारे पास होगा वेदर, इस 1 मार्क का शॉर्टर होगा। एक्सप्लेन भी है ना, तो एक तो हो गया शॉर्टर। एंड हाउ डू वी कम टू नो शॉर्टर, वी नीड टू एक्सप्लेन, we need to justify why is this so, because higher current flows through it, ठीक है, for constant value, for constant voltage बस। ठीक है, फिर कह रहे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर टू obtain Q। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर की हमारे पास क्या आ रही होगी इसकी, calculate the length of wire used to obtain Q, whether Q is resistance depending directly on length, इसके 9 सेंटीमीटर की। ओके, ये आ गया ना, समझिए, मैं इसी को देख रहा था। ठीक है, हमारे पास 7 पॉइंट, इतना चाहे कर लो, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है बेटे। रेशियो ले लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ले लो, हाँ बिल्कुल रेशियो ले लो। 7.5 ओम हैज लेंथ, चाहे इस तरह कर लो यूनिट मेथड से, ये आ रही थी 9.0 सेंटीमीटर, इसी को मैं देख रहा था, मिल नहीं रही थी। तो बेटे हमारे पास इसमें भी करंट निकालना पड़ना, फिर रेशियो लेनी पड़नी है। फिर कितना मार्क का है, 1 मार्क का है। चलो, इसके भी हम पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बेटे मुझे तो। R इक्वल टू V ओवर आई, वोल्टेज हमारे पास कुछ वैल्यू ले लो, दिस इज 4 और 0.8, 4/0.8, तो 40/8, 5 तो 40 होता है, 5.0 ओम हो गया। ठीक हो गया। अब उसने जो चाहे R2 और R1 से कर ले, या फिर मैं दूसरे मेथड से कर दूंगी, रेशो कहते हो, रेशो ले लेता हूँ बेटे। R एज R इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन लेंथ, तो हम लिख सकते हैं फिर R इक्वल टू, के का वर्ड यूज करते हैं, रो तल वतर रो एल ओवर ए। तो हमारे पास अब वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्टली। हमारे पास अगर 5.0 लेंथ आ रही है, रेजिस्टेंस है, और दूसरे की आ रही है 7.5, के कांस्टेंट है, लेंथ मैंने निकालनी बेटे, और नीचे हमारे पास क्या, के लेंथ हमारे पास कितनी थी, 9.0। अब इसको कर 9 5 45, 9 5 45, और 7.5 किसके बराबर होता है, के तो कैंसिल आउट हो गया ना। 45 और 7.5, 6। ओके, थैंक यू बेटे, 6.0 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है? यानी कि एक देख लो जो मैंने किया हुआ है कि 9.0 सेंटीमीटर लेंथ की जो आ रही है वैल्यू, 7.5 ओम रेजिस्टेंस जो आ रहा है हैज लेंथ ऑफ 9.0। ठीक है? अब हमारे पास 5.0 की क्या हो जाएगी? तो आपने क्या किया, 9.0 को आपने डिवाइड कर दिया 7.5 से, मल्टीप्लाई कर दिया 5.0 से, तो आंसर आ जाएगा ये लो 6.0। ये किया हुआ है। 9 क्यों है? 9 क्यों है? एक दफा ऊपर बेटे 9 इसलिए, दोनों ये देखो, वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम वायर, तो हम उसी से नहीं करेंगे। नहीं, के कांस्टेंट होता है, वैसे निकल जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये आर इन दोनों को मैंने के कंसिडर कर लिया था, इन दोनों को बेटे के कंसिडर कर लिया था। ठीक, ओके। ये पूरा नहीं होना, फिर अब स्टार्ट कर लें। ठीक हो गया? ये बेटे भी इतना ही हुआ है मेरे से, थोड़ा सा रह गया वैसे। अच्छा बेटे ना, कल आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लास, कल कोई क्लास मेरी नहीं है। आप लोगों ने मेरा बेटा ये कंप्लीट करना है, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे जून 24 का। नहीं नहीं, मैं लिख दूं यहाँ पे नवंबर 24 का 1-1 वेरिएंट। ये 8-9 पेपर अगर हो जाते हैं, फिर हम P4 पे स्टार्ट में लगता है 21 तारीख को हम P4 पे आ जाएंगे। ठीक है? इट्स अ वेरी गुड स्कोर राफे, अगर सो फार इफ यू लॉस्ट 3 मार्क्स सो फार, तो अल्लाह करे बेटे फाइनल में सब ठीक रहो, अच्छे ग्रेड आप लोगों के आए। ठीक है? सर यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन रईसा। रईसा, हो नहीं सकता, एक मिनट मैं दोबारा ऊपर आऊँ बेटे, वो बताऊँ जब जो आपके दोबारा जो आंसर करूँ। सर 11 और 21, मोमिना। एक मिनट बेटे, वो बताऊँ, ये नीचे चलती जा रही होती है वो, मैं काफी विजिलेंट होता हूँ, किसी का वो चीज निकल ना जाए, लेकिन वो जा भी रही होती हैं एकदम। बच्चों का आंसर आते जा रहे होते हैं ना, अब ऐसे तुम्हारा ये कहीं नहीं मिल रहा। ऐसा, हाँ सर, हाउ डिड यू नो कि एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करना है? बेटे अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? ऐसे इसी की बात की थी बेटे। अच्छा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करना है, उसने कहीं कहा हुआ था यहाँ पे। इसी के अंदर था ये। ट्यूनिक was replaced by the new tuning fork that produces sound of half the frequency, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, कंट्रोल पर नॉट चीज चेंज की, चेंज किया तो टाइम बेस्ड सेटिंग चेंज होगी, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक हो गया? आई हमजा, उसके लिए तो बेटा ये पेपर ही करने पड़ने, आप देख के नहीं करो, लिख के पेपर करो ना, जितना बेटा आपके सामने मैं भी तो लिखता हूँ ना। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने आपको करवाना होता है, वैसे भी मेरे सामने होता है, मैंने आपसे क्लास में करवा, आप लोगों ने करना था, मैंने फिर बोर्ड पे भी करना था। ठीक है? अब वो हो नहीं सामने, लेकिन बेटे लिख लिख के करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर अगर आपके नोट्स देख कर वीक टॉपिक्स कर लें फ्रॉम टॉपिकल, देन सर हो जाएंगे होपफुली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है? शुड आई डू टॉपिकल? नहीं हमजा, गो फॉर स्कैटरिंग को कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं इसी से नहीं नहीं तो एंड में टेंशन लेना शुरू कर, पूरा फुल लेंथ पेपर करो, फुल लेंथ पेपर करो आप। ठीक है? कोई एक टॉपिक अगर वीक है तो उसका कर सकते हो, बाकी गो फॉर फुल लेंथ पेपर। ठीक हो गया? बेटे कल कोई क्लास नहीं है मेरी, कल पहली छुट्टी आएगी पास्ट पेपर में, और फिर इंशाल्लाह परसों संडे को क्लास होगी अपने टाइम पे अंदर, उसमें ये कवर करेंगे और नवंबर 24 कवर